Question number 41. If the material of the base of the Casagrande limit device, liquid limit device on which the cup containing soil paste drops is softer than the hard rubber, then liquid तो बताना है लिक्विड लिमिट पे क्या असर पड़ेगा अगर जो लिक्विड लिमिट डिटरमाइन करते हैं जिस कैसाग्रैंडे apparatus से, तो ये क्या होता है, रबर बेस। और इसमें क्या करते हैं, अपनी जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसमें कुछ वाटर डाल के उसको मिक्स करके यहाँ ऐसे कर लेते हैं और मतलब इसको इस साँचे में डाल लेते हैं और फिर इसको स्पैचुला या कुछ टूल से इस शेप में ऐसे कट कर लेते हैं, बीच में मतलब एक सॉइल को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, रिमूव कर देते हैं तो टॉप व्यू अगर इसका देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये टाइप। और ये दिखेगा कैसे, इस टाइप से ये सॉइल होती है। ठीक है, तो इसमें कुछ गैप हो जाता है, हो जाता है जब इसको स्ट्राइक करते हैं। एक बार स्ट्राइक करेंगे, दूसरी तीसरी चौथी बार, तो धीरे 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 ये फ्लो होके ये पास पास आएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जब ये पास आ जाए तो फाइनली जो पास आके सारी सॉइल ऐसे फ्लो होके इस स्टेज में आ जाएगी। ठीक है, ये सारी फ्लो होके, अभी तो इसमें गैप है ना, ये सॉइल ऐसे है ऐसे, बट जब स्ट्राइक करेगा तो सॉइल फाइनली ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ये इनिशियल सिचुएशन से फाइनल सिचुएशन में जब ये ऐसे हुई तो नंबर ऑफ ब्लोज कितने रिक्वायर्ड करें, तो हम क्या करेंगे, वाटर कंटेंट वर्सेस नंबर ऑफ ब्लोज का ग्राफ बनाएंगे और नंबर ऑफ ब्लोज में लॉग रखेंगे, मतलब सेमी लॉग ग्राफ है। तो लेट से W1 वाटर कंटेंट था तो हमें ब्लोज रिक्वायर्ड हुए N1। ठीक है, और लेट से W2 वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट अब कम ले लिया, तो कम ले लिया, स्टिफर सॉइल है। अब इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में फ्लो कराने के लिए सॉइल को ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लोज की रिक्वायरमेंट हो गई, तो जाहिर सी बात है तो ये कहीं इधर आएगा। तो लेट से इनको जो ब्लोज रिक्वायर्ड हुए वो N2 हुए। ठीक है, log N2, और ऐसे ही मतलब और 3-4 पॉइंट ले लेंगे तो ये सारी एक लाइन से पास होंगे। ठीक है, तो इस लाइन के स्लोप को हम क्या बोलेंगे, फ्लो इंडेक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो इस लाइन से हम क्या करेंगे, 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरस्पॉन्डिंग कुछ लिक्विड लिमिट आएगी, सॉरी कुछ वाटर कंटेंट आएगा, उस वाटर कंटेंट को हम क्या बोलेंगे, नथिंग बट लिक्विड लिमिट। ठीक है, अब मतलब वो लिक्विड लिमिट वो वाटर कंटेंट है जिसमें हमें 25 नंबर ऑफ ब्लोज देंगे। ठीक है, 25 नंबर ऑफ ब्लोज देंगे तब ये इस सिचुएशन में आ जाएगा, ना 24 ना 26, 25 नंबर ऑफ ब्लोज। तो अब इसमें पूछ रखा है कि ये जो रबर बेस है, इसको सॉफ्टर कर दिया है, तो लिक्विड लिमिट के पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन तो ए आएगा कि लिक्विड लिमिट बढ़ जाएगी, बट वो क्यों बढ़ जाएगी उसका भी देखते हैं। मान लो ये जो ग्रीन वाला तो जो था फ्लो इंडेक्स वो हार्ड रबर था।
ठीक है। अब सॉफ्ट रबर के मतलब अपना बेस जो है वो सॉफ्ट रबर है, उसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ W1 वाटर कंटेंट था। अब सॉफ्टर पे था तो सेम वाटर कंटेंट पे हमें इनिशियल से फाइनल सिचुएशन पे लाने के लिए सॉइल को, इनिशियल से फाइनल सिचुएशन पे लाने के लिए सॉइल को हमें ज़्यादा नंबर ऑफ ब्लोज देने पड़ेंगे, क्योंकि नीचे की जो पैडिंग है वो सॉफ्ट है। सॉफ्ट है तो मतलब उतना इम्पैक्ट आएगा नहीं ना, इसलिए मेरे को ब्लोज ज़्यादा देने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ ब्लोज होंगे वो ज़्यादा होंगे। ठीक है। तो ये क्या है, सिमिलरली W2 पे भी सिमिलरली नंबर ऑफ ब्लोज ज़्यादा होंगे, तो ये लाइन कुछ ऐसे आएगी। ठीक है, ये पैरेलल तो नहीं होगी। ठीक है, ये याद रखना है। अब ये तो एक्सपेरिमेंटली पता लगेगा ना, लाइन का एक्चुअल में स्लोप कम होगा। ठीक है, मतलब जो फ्लो इंडेक्स होगा, ये फ्लो इंडेक्स होगा सॉफ्टर रबर बेस है तब, लेकिन फ्लो इंडेक्स IF सॉफ्टर वाला कम होगा एज कंपेयर टू फ्लो इंडेक्स हार्ड बेस में। ठीक है, साथ के साथ अब ये भी देख सकते हैं इससे कि जो 25 नंबर ऑफ ब्लोज के कोरस्पॉन्डिंग जो अपनी लिक्विड लिमिट है वो कुछ WLI, वो हार्ड वाली रबड़ के कोरस्पॉन्डिंग जो लिक्विड लिमिट आ रही थी उससे ज़्यादा है, तो लिक्विड लिमिट भी बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। अकॉर्डिंग टू IS क्लासिफिकेशन रेंज ऑफ सिल्ट साइज पार्टिकल इज। ठीक है, तो पार्टिकल साइज रेंज देख लेते हैं, ग्रेवल के देख लेते हैं एक बार। ग्रेवल की 80 mm से तो ग्रेवल छोटे होते हैं और 4.75 mm से बड़े होते हैं। सैंड की जो पार्टिकल होते हैं 4.75 mm से छोटे और 75 माइक्रोमीटर से, ये माइक्रो जो होता है वो 10⁻⁻⁶ होता है, इससे बड़े होंगे। सिल्ट के जो पार्टिकल साइज होगा वो 75 माइक्रोन या माइक्रोमीटर से छोटे और 2 माइक्रोमीटर से बड़े। क्ले के पार्टिकल जो होंगे वो लेस देन 2 माइक्रोमीटर है। ठीक है, तो इससे पता लग गया कि जो सिल्ट का साइज है वो 75 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर है। ठीक है, जो ये मिली है, मिली जो होता है, मिली वो होता है 10⁻³ और माइक्रो जो होता है 10⁻⁻⁶, तो उससे ये देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। हाईवे रिसर्च बोर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल इज बेस्ड ऑन। जो हाईवे रिसर्च बोर्ड है उसने सॉइल को क्लासीफाई 7 ग्रुप्स में करा है, 7 ग्रुप्स में करा है। और ये क्लासीफाई किस बेसिस पे करा है, एक तो पार्टिकल साइज कॉम्पोजिशन और प्लास्टिसिटी करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो ये 7 ग्रुप्स अपने सिलेबस में नहीं है, किस तरीके से करा है ये सब। हाँ, हाईवे रिसर्च बोर्ड ने ग्रुप इंडेक्स भी दिया है, ये अपने सिलेबस में है। ठीक है, ये देख सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन से इसका इतना कुछ रिलेशन है नहीं। 0.2A प्लस 0.01BD प्लस 0.005CA। ठीक है, जिसमें जो A है वो है, A की जो वैल्यू है वो परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव माइनस ये करके -35, और जो A की जो रेंज है वो 0 से
40। मान लो परसेंटेज जो पासिंग है 75 माइक्रोन से, मान लो एक बार के लिए 30 आ रहा है, 30% आ रहा है, तो ए की जो वैल्यू आएगी 30 माइनस 35 -5 आएगी। बट -5 नहीं लेंगे, हम 0 लेंगे क्योंकि 0 से 40 ही तो रेंज है। सिमिलरली जो बी है, बी की जो वैल्यू है वो परसेंटेज पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव -15, और इसकी भी जो रेंज है वो 0 से 40 है। सी जो है वो है लिक्विड लिमिट -40, और सी की जो रेंज है 0 से 20, और सिमिलरली नहीं, जो डी की जो वैल्यू है वो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स -10, और जो डी की जो रेंज है वो 0 से 20। ठीक है, तो इससे अपना डी ए बी सी की वैल्यू इस ग्रुप इंडेक्स वाले फॉर्मूले में रख देंगे तो ग्रुप इंडेक्स आ जाएगा। तो एक बात ध्यान रख सकते हैं, लोअर इज ग्रुप इंडेक्स बेटर द सोयल। ठीक है, सोयल अच्छी है, मतलब स्ट्रेंथ वाइज। ठीक है, तो ग्रुप इंडेक्स जितना कम होगा उतना ज़्यादा बेटर होगा, स्टेबल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। इनऑर्गेनिक सोइल्स विद लो कंप्रेसिबिलिटी आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो देख लेते हैं एक बार। जो एम से रिप्रेजेंट करते हैं सिल्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, सी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं क्ले को, एस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं सैंड को, जी लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेवल को, और ओ लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक को। ठीक है, अब जब भी कंप्रेसिबिलिटी की बात होगी तो कंप्रेसिबिलिटी फाइन ग्रेन्ड के लिए ही डिफाइन करी जाती है, ठीक है, तो एक तो लो कंप्रेसिबल हो सकती है फाइन ग्रेन्ड सोयल, लो कंप्रेसिबल जिसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे, एक इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल हो सकती है, उसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और एक हाई कंप्रेसिबल हो सकती है, उसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे। जो लो कंप्रेसिबल है उसको देख सकते हैं, उसकी लिक्विड लिमिट उस सोयल की जो लो कंप्रेसिबल है उसकी लेस देन 35% होगी, और इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल की जो लिक्विड लिमिट है वो 35 और 50 के बीच में होगी, और हाई कंप्रेसिबल सोयल है उसकी लिक्विड लिमिट ग्रेटर देन 50% होगी। ठीक है, तो अब क्या है, इसने पूछा लो कंप्रेसिबिलिटी, मतलब एक तो इसमें जो आएगा लो कंप्रेसिबल मतलब एल आएगा। अच्छा, इनऑर्गेनिक सोयल है तो ऑर्गेनिक तो है नहीं, तो इनऑर्गेनिक और कंप्रेसिबिलिटी की बात है तो फाइन ग्रेन्ड की बात करेंगे, सिल्ट या क्ले में से ही बात करेंगे, तो एम भी सिल्ट भी हो सकती है और क्ले भी हो सकती है, तो इसका आंसर एम एल भी हो सकता है और सी एल भी हो सकता है, तो अपना सी ऑप्शन मैच कर रहा है एम एल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 सैंड पार्टिकल्स आर मेड अप ऑफ। तो ये बी सी डी ये तीनों ही क्ले मिनरल्स हैं, क्ले मिनरल्स हैं, और इसका ऑप्शन ऑब्वियसली फिर रॉक मिनरल्स से आ जाएगा, क्योंकि सैंड जो पार्टिकल्स हैं वो रॉक डिसइंटीग्रेट होगा वेदरिंग के कारण, या फिर कुछ डिफरेंट एजेंसीज है, जैसे पानी बार रगड़ खा के पानी जाएगा तो कुछ स्टोन के पार्टिकल्स
वो पानी के साथ ही टूट के चल देंगे, तो वाटर से ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो गई। तो इस टाइप से, तो ये रॉक मिनरल से ही बने होते हैं सैंड पार्टिकल। इसमें भी देख सकते हैं जो अपना केओलिनाइट सॉइल है, ठीक है, उसमें जो यूनिट्स हैं, बेसिक यूनिट्स हैं, बेसिक यूनिट्स आर ज्वाइंड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? स्ट्रोंग है। देयर फॉर दिस सॉइल शोज लेस स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। और ये अपना मोंटमोरेलोनाइट है, इसमें जो बेसिक यूनिट्स हैं आर ज्वाइंड बाय वाटर बॉन्ड, जो कि वीक है। देयरफॉर जो सोयल है वो क्या शो करेगी? हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। ठीक है, तो इसका तो ए ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्ले मिनरल विद द लार्जेस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज करेक्टरिस्टिक्स इज। तो कौन सा क्ले मिनरल है जो सबसे ज़्यादा स्वेलिंग और श्रिंकेज करेक्टरिस्टिक शो करेगा? तो इसका ऑप्शन है मोंटमोरेलोनाइट। पिछले वाले से हो जाएगा, पिछले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 47, dispersed type of soil structure is an arrangement comprising particles having। तो जो अपने फाइन ग्रेन्ड सोयल होती है ना, उसमें भी जो 2 माइक्रोन से 2 माइक्रोमीटर से भी छोटे जो होंगे पार्टिकल, जो कि क्ले होगी, ठीक है, उसका वो 2 स्ट्रक्चर्स में मिलती है। मतलब उसके पार्टिकल्स का फॉर्मेशन स्ट्रक्चर 2 टाइप का होगा। एक तो फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर और एक होगा डिस्पर्स्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्ले पार्टिकल कुछ ऐसे लेंदी लंबा लॉन्ग होता है और सरफेस पे नॉर्मली नेगेटिव चार्ज होता है और एंड्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, फ्लोक्यूलेटेड में जैसे ये लॉन्ग पार्टिकल कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, तुम बोल सकते हो कि फेस टू हेड। ठीक है, और डिस्पर्स्ड में ये पार्टिकल सिंपली पैरेलल अरेंजमेंट में होते हैं, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा डिस्पर्स्ड में फेस टू फेस और पैरेलल ओरिएंटेशन। ठीक है, इसमें ये भी देख सकते हो कि डिस्पर्स्ड में क्या है, एक तरीके से पार्टिकल ऐसे हैं, तो क्या है, इसमें रिपल्शन हो रहा है। ठीक है, तो इसकी डिस्पर्स स्ट्रक्चर की इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, जबकि फ्लोक्यूलेटेड में क्या होता है, पार्टिकल ऐसे है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, तो दूसरा जो पार्टिकल आएगा वो ऐसे, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसका इससे नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये जो नेगेटिव है इसके इधर से पॉजिटिव से अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ठीक ठाक स्ट्रेंथ होती है अनटिल अनलेस ये फ्लोक्यूलेटेड स्ट्रक्चर जब ब्रेक हो जाएगा तब तो अचानक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफेक्टिव स्ट्रेस इज। जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो ए ऑप्शन है द स्ट्रेस एट पार्टिकल्स कांटेक्ट। इसमें मतलब हाँ ये लग रहा है कि हाँ ए ऑप्शन हो सकता है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि जब देखो इफेक्टिव स्ट्रेस होता क्या कि ये सोयल के पार्टिकल्स हैं, ये सोइल्स के पार्टिकल हैं,
और लेट से ये सोयल के पार्टिकल ऐसे ऐसे, ठीक है। तो और ये मतलब कुछ इस कंटेनर में है लेट से, और नीचे इस कंटेनर का एरिया ए है, एरिया क्या है, ए है, ठीक है। तो उप यहाँ पे हम इफेक्टिव स्ट्रेस निकालते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेस लेट से यहाँ पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव स्ट्रेस आएगा जो लेट से इसमें पानी नहीं है, एक बार के लिए पानी नहीं है, ठीक है। तो जो टोटल स्ट्रेस होगा इस केस में बिल्कुल ओनली सोयल है, तो जो इस केस में ओनली ड्राई सोयल है, ठीक है, ड्राई सोयल, तो इसमें जो टोटल स्ट्रेस होगा वही इफेक्टिव स्ट्रेस होगा। बट वो इफेक्टिव स्ट्रेस इस जो ऊपर से जो फोर्स आ रहा है वो ए एरिया पे जो फोर्स आ रहा है वो, और वो जो फोर्स है वो ऊपर वाले पार्टिकल्स का ही तो वेट है, ठीक है। जो ये एफ है, ये लेट से इस कंटेनर का हाइट, इसके ऊपर एच है, ठीक है, और एरिया ए है, तो फोर्स क्या होता है, गामा वी भाई एम जी होता है, फोर्स अपना होगा एम जी, और मास क्या होगा रो सोयल का, ठीक है, और वॉल्यूम इंटू जी। अब वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम एच इंटू ए इंटू जी। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, जो टोटल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया ना, तो फोर्स कितनी आ गई, रो एच ए जी, तो ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो इसमें रो जी एच आ गई, ठीक है। रो जी क्या होता है, गामा, गामा सोयल का, ठीक है, गामा बल्क हो गया, इंटू एच आ गई। यही क्या है, इफेक्ट टोटल स्ट्रेस है, और चूंकि ये ड्राई सोयल है तो यही इफेक्टिव स्ट्रेस भी है, ठीक है। तो ड्राई सोयल में तो ठीक है इफेक्टिव स्ट्रेस टोटल स्ट्रेस के बराबर आ गया, बट स्ट्रेस एट पार्टिकल कांटेक्ट ये क्या होगा फिर। अब ये देखो लेट से फोर्स 10 है, 10 न्यूटन है टोटल फोर्स, और ये एरिया लेट से है एक बार के लिए 10 मीटर स्क्वायर, तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो आया वो, या टोटल स्ट्रेस जो आया वो 10/10, 10/10, 10 न्यूटन अपॉन 10 मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर मतलब 1 पास्कल आ गया। बट द स्ट्रेस एट पार्टिकल्स कांटेक्ट क्या होगा, अब ये सोचो पार्टिकल तो इधर से मेरे को 3 ही पार्टिकल दिख रहे हैं जो कंटेक्टेड हैं, इस जो कि कम होंगे, एक बार के लिए मान लो 3 ही है, और ये जो एरिया है ये बहुत कम है, नेग्लिजिबल है भाई, कांटेक्ट तो बहुत नेग्लिजिबल है ना, तो सारा का सारा जो 10 न्यूटन ऊपर से जो आ रहा है वो इन 3 पार्टिकल्स के सरफेस पे ही तो आ रहा है। लेट से 3 पार्टिकल्स का कुल मिला के भी सरफेस क्या मान लो, बिल्कुल भी मान लो 0.001 मीटर स्क्वायर है एक बार के लिए मान लो, तो जो पार्टिकल्स आपस में जो एक दूसरे पे कांटेक्ट स्ट्रेस लगाएंगे ना, या कांटेक्ट प्रेशर लगाएंगे, वो क्या हो जाएगा, कांटेक्ट स्ट्रेस जो होगा वो फोर्स 10 न्यूटन अपॉन एरिया 0.001, तो ये क्या हो गया 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर है एक्चुअल में, स्ट्रेस एट पार्टिकल्स कांटेक्ट। तो ये इफेक्टिव स्ट्रेस ये नहीं होता, इफेक्टिव स्ट्रेस ये बोल सकते हो कि जो पार्टिकल्स का जो कांटेक्ट का जो आपस का जो स्ट्रेस है वो पूरे एरिया पे एवरेज कर दिया है, तो वो ओबियसली कम हो जाता है, तो वो इफेक्टिव स्ट्रेस होता है। तो ये ऑप्शन गलत है। इफेक्टिव स्ट्रेस एक फिजिकल पैरामीटर नहीं है, मेजर नहीं कर सकते। टोटल स्ट्रेस को मेजर कर सकते हैं कैसे भाई, लगा दो कोई डिवाइस लगा दो जो प्रेशर को मेजर कर ले,
ठीक है। वो प्रेशर को कैसे मेजर कर लेगी, ऊपर जितना भी लोड है वो उस पर लोड आएगा और एरिया से डिवाइड करके वो मेजर कर लेगी। तो टोटल स्ट्रेस को भी मेजर कर सकते हैं, पोर वाटर प्रेशर को भी मेजर कर सकते हैं। पीजोमीटर लगा दो यहाँ पे, अगर इसमें पानी होता, लेट्स से पूरी सैचुरेटेड होती तो पानी यहाँ तक आ, तो पोर वाटर प्रेशर को भी फिजिकल पैरामीटर हो गया और उसको मेजर कर सकते हैं। बट इफेक्टिव स्ट्रेस फिजिकल नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी है और इम्पोर्टेंट बहुत है, तो इसका सी ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, राइज ऑफ वाटर टेबल अबव द ग्राउंड सरफेस कॉजेज। ठीक है, मतलब कि पानी के ग्राउंड से ऊपर ही है वाटर टेबल और फिर वो राइज हो रही है। ग्राउंड टेबल जैसे लेट से ग्राउंड है और ये सोयल है, ठीक है, और ये अपना वाटर टेबल है, ठीक है, कुछ एक्स हाइट पे, मतलब एक्स ये है दोनों ग्राउंड सरफेस और वाटर टेबल के सरफेस के बीच की दूरी। अब ये एक्स बढ़ रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये कह रहा है ए ऑप्शन इंक्रीज इन पोर वाटर प्रेशर एंड टोटल स्ट्रेस। चलो देखते हैं एक बार के लिए, इस ए पॉइंट पे हम टोटल स्ट्रेस निकालते हैं। इस ए पॉइंट पे टोटल स्ट्रेस, ए पॉइंट लेट से एच डिस्टेंस पे है इस सरफेस से, तो टोटल जो स्ट्रेस होगा ए पे वो क्या होगा, पानी की वजह से कितना हो गया, गामा डब्ल्यू एक्स प्लस गामा क्योंकि सैचुरेटेड है इंटू एच, ठीक है। अच्छा, पोर वाटर प्रेशर क्या हो गया, पोर वाटर प्रेशर पानी की वजह से, अगर यहाँ पे पीजोमीटर लगा देते तो पीजोमीटर में पानी यहाँ तक आ जाता, तो इस लेंथ पीजोमीटर की हाइट कितनी होगी, एक्स प्लस एच गामा डब्लू। अब देख लो ये पोर वाटर प्रेशर है, एक्स बढ़ रहा है तो पोर वाटर प्रेशर भी बढ़ रहा है। हाँ तो ठीक है, मतलब पोर वाटर प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है, पोर वाटर प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा है। टोटल स्ट्रेस इंक्रीज हो रहा है क्या, हाँ इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि देखो एक्स गामा सैचुरेटेड कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, गामा डब्ल्यू कांस्टेंट है। एक्स अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली टोटल स्ट्रेस भी बढ़ेगा, तो एक्स इंक्रीजेज, दिस इम्प्लाइज दैट टोटल स्ट्रेस एट ए इंक्रीजेज। ठीक है, तो ए ऑप्शन आ गया इसका। बट एक बार के लिए हम इफेक्टिव स्ट्रेस के भी बारे में बात कर लेते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए पे क्या फ़र्क पड़ेगा एक्स इंक्रीज होने पे, तो निकाल लेते हैं इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए। पानी की वजह से डायरेक्ट अगर निकालें, डायरेक्ट तरीका, तो सिंपल सा ट्रिक है, पानी की वजह से इफेक्टिव स्ट्रेस आता नहीं, तो सिर्फ इस एच की वजह से जो आएगा एच इंटू गामा डैश लेंगे तो ये आ जाएगा। बट ऐसे छोड़ो, हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। जिस पॉइंट पे निकाल रहे उन्हीं पॉइंट्स का लेंगे टोटल स्ट्रेस और उसी पॉइंट पे लेंगे पोर वाटर। तो टोटल स्ट्रेस क्या है, गामा डब्ल्यू एक्स प्लस गामा सेट एच माइनस पोर वाटर प्रेशर क्या है, एक्स प्लस एच गामा डब्ल्यू। तो गामा डब्ल्यू एक्स और गामा डब्ल्यू एक्स ये तो कैंसिल आउट हो गया। फाइनली जो आंसर आया वो गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू एच आ गया, और गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू गामा डैश होता है इंटू एच, गामा समझ हो गया ना, तो ये आ गया। अब क्या ये एक्स पे डिपेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, तो जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो कहने का मतलब, अगर ये सिचुएशन क्या है, ये सिचुएशन एक पॉन्ड वाली सिचुएशन है, ठीक है, मतलब तालाब है, तो तालाब में जो मिट्टी होती है उस पे जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो सेम रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ कि तालाब का पानी थोड़ा ऊपर नीचे होता रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, बट तालाब का पानी ऊपर होगा तो टोटल स्ट्रेस इंक्रीज करेगा और पोर वाटर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, ये इसमें हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, द टोटल एंड इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए डेप्थ ऑफ 5 मीटर below the top level of a water in a swimming pool is are
रिस्पेक्टिवली। एक स्विमिंग पूल है, ये स्विमिंग पूल है, ये वाटर लेवल, और 5 मीटर नीचे ये स्विमिंग पूल, इसमें 5 मीटर नीचे इसने पूछ रखा है, टोटल स्ट्रेस पूछ रखा है और इफेक्टिव स्ट्रेस पूछ रखा है। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस क्या होगा, टोटल स्ट्रेस 5 मीटर नीचे गामा डब्ल्यू इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, मीटर में हो जाएगा गामा ये हाइट। अब गामा डब्ल्यू जो आएगा वो एक्चुअल में किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में डालेंगे, बट हमें केजी में चाहिए, तो हम जो इधर ये फॉर्मूला ना यूज करके हम करेंगे रो डब्ल्यू इंटू 5 मीटर, ये करेंगे डेंसिटी पानी की, ये होगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, इसको रख दो, तो वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इंटू 5 मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर गया तो स्क्वायर रह गया, तो 5000 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 0.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेस तो इतना आ गया 0.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, इफेक्टिव स्ट्रेस देखो सोयल में होगा ना, इफेक्टिव स्ट्रेस जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है, कॉन्टैक्ट स्ट्रेस है सोयल पार्टिकल्स के बीच में, वो पूरे एरिया पे एवरेज आउट करते हैं, तब जाके इफेक्टिव स्ट्रेस निकलता है। अदरवाइज सिंपल सा लो ना भाई, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। भाई ये तो इम्पोर्टेंट याद है हमें। तो टोटल स्ट्रेस हमारा आ गया 0.5, ठीक है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पोर वाटर प्रेशर और निकाल लेते हैं। पोर वाटर प्रेशर इस पॉइंट पे निकालना है, पीजोमीटर लगा दो, पानी की हाइट स्विमिंग पूल के सरफेस तक जाएगी, तो ये 5 ही मीटर आ गई, तो बस ये भी आ गई गामा डब्लू इंटू 5, ये तो सेम ही है करा है, तो ये आया 0.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 0.5 माइनस 0.5 0 आ गया, तो बी ऑप्शन। थैंक यू।